मेन थिंग जो मुझे किक करती थी वो हमेशा यही था, वो मेरा पैशन था कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा लाइफ में डिफरेंट करना ही करना है जो मुझे भीड़ से थोड़ा अलग कर दे। स्टूडेंट्स होते हैं या फिर कहिए कि बच्चे होते हैं, उन सबका एक सपना होता है कि जिस चीज को हम टीवी के ऊपर देख रहे हैं उसमें किसी दिन उसमें पहुंचने का। तो सेम टू सेम जब बचपन में मैं केबीसी को 2000 में जब वो आया तो मैं एज ए व्यूअर उसको देखता था, तो इसलिए मैं वो जो स्टडी करता था मुझे पता था वो कभी भी फेल नहीं जाएगी। मेरा नाम जो सर ने बोला और मुझे वहाँ हॉट सीट पर इनवाइट किया, वो मेरी जिंदगी में हमेशा कान में गूंजता रहेगा। जनरल नॉलेज जो होती है वो एक ऐसा समंदर है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। उसको जितना आप ज्यादा बढ़ाते जाएंगे उतना वो आपके काम आती जाएगी। हेलो सर, गुड हेलो मैम, इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड सर, इवनिंग वेलकम मैम। टू द टेक वन इंस्टाग्राम लाइव सेशन। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम एंड बहुत बहुत थैंक यू आपका, और टेक वन डिजिटल मीडिया जो ये इनिशिएटिव लिया है उसका भी बहुत बहुत थैंक्स है। ताकि जो भी हमारा लोकल टैलेंट है या ऑल इंडिया जो भी टैलेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए या उनको अपने चैनल के ऊपर एक व्यूअरशिप देने के लिए या फिर अपने कोई आइडियाज पुट ऑन करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। और जितने भी हमारे व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उन सबको भी मैं बहुत बहुत वेलकम करूंगा। और थैंक यू सर, आपकी सपोर्ट की वजह से ही हम ऐसे अच्छा काम कर पा रहे हैं। तो आपकी पर्सनालिटी तो सारे वाकिफ होंगे ही, आपको सबने कौन बनेगा करोड़पति में देखा ही है। तो बट मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा अपने बारे में अपने अंदाज में अपने हमारी ऑडियंस को बताएं कुछ। वेल मैम, मेरा नाम फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम अंकुश शर्मा है। मैं बेसिकली बिश्ना जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता हूँ और मैं प्रेजेंटली अभी जॉब कर रहा हूँ पंजाब नेशनल बैंक में एज ए क्रेडिट ऑफिसर। तो पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरा जो केबीसी का सपना था वो बचपन का, जैसे हर एक लोअर मिडिल क्लास लेवल के जितने भी हम स्टूडेंट्स होते हैं या फिर कहिए कि बच्चे होते हैं, उन सबका एक सपना होता है कि जिस चीज को हम टीवी के ऊपर देख रहे हैं उसमें किसी दिन उसमें पहुंचने का, या फिर शायद मे बी आपके पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स ही किसी दिन ऐसे बोल देते हैं कि क्या हम भी वहां पहुंच सकते हैं। तो सेम टू सेम जब बचपन में मैं केबीसी को 2000 में जब वो आया तो मैं एज ए व्यूअर उसको देखता था विद अपने फैमिली मेंबर्स एंड ऑल रिलेटिव्स में, क्योंकि तब बहुत ही कम सोर्सेज होते थे। तो हम एक साथ पूरी फैमिली, ज्वाइंट फैमिली थी तो एक साथ देखती थी। और तब देखा था कि किस तरह लोग वहां पर आते हैं और सदी के महानायक के सामने बैठकर अपनी जिंदगी की जो एक्सपीरियंस है, जो जर्नी है, उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। वो कैसे ना ही अपने आप को मतलब एक मनी, जो जितने भी कंटेस्टेंट्स होते हैं उनको मनी जितवाता है, बट वो ऐसा एक नेम फेम देता है जो मुझे लगता है कि आज तक के इंडियन टेलीविजन में आम इंसान को कोई दूसरा शो नहीं दे सकता और ना दे पाया है। सो वो जो मेरा सपना था वो बचपन से ही था कि मतलब मे बी मैं क्या पता वहां पहुंच पाऊंगा, क्योंकि सबसे की फैक्टर होता है कि जैसे आपने देखा होगा घर पे बैठ के लोग या आप और मैं कोई भी बिफोर जाने से पहले हम सबका एक सपना होता है कि इसका आंसर मुझे आता है, इसका आंसर मुझे आता है। हम सब क्रैक करने की कोशिश करते हैं हर क्वेश्चंस का और फिर ढूंढते हैं कि किस तरह हम वहां पहुंच सकते हैं। तो सेम मेरा सपना था और वो सपना जब मैं 28 ईयर्स का हुआ तो पूरा हो गया। तो मैं उसके लिए गॉड का, अपने फैमिली का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। और सीरियसली मुझे अभी तक बिलीव नहीं होता है कि वो सपना मेरा पूरा हो चुका है। जी। तो सर, ये ओवरऑल इंडिया में ये लोगों को कंटेस्टेंट को चुनते हैं, तो बिल्कुल। कितना डिफिकल्ट जी रहा? मैम। जी। तो आप कब से ट्राई कर रहे थे इसके लिए? मैम एक्चुअली मैं ट्राई तो 3-4 ईयर से कर रहा था। जैसे कि उसके रजिस्ट्रेशन के 2-3 प्रोसीजर होते हैं, एक ऑनलाइन प्रोसीजर होता है, एक थ्रू एसएमएस प्रोसीजर होता है। मैं दोनों प्रोसीजर से कोशिश करता था बट मुझे लगता नहीं था, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक पहले ऐसा होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि कहाँ हमें कॉल आ रही है। मतलब एक बिश्नाह से छोटे से टाउन में बैठे हुए इंसान को कहाँ कॉल आएगी, कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट जब धीरे धीरे मेरे नोन में कुछ लोग गए और मैंने उनको फॉलो करना स्टार्ट किया, क्योंकि जैसे आजकल का टाइम जो है वो इंटरनेट का जमाना है, तो मैंने यूट्यूब पे फॉलो करना शुरू किया। कुछ लोग गए हुए थे, उनको देखा, उनसे इंस्पायर हुआ। फिर उसके बाद मैंने भी ट्राई किया और लकीली जब मैं बैंक में था, मतलब जॉब कर रहा था पीएनबी में, और मुझे लकीली फर्स्ट आईवीआर कॉल आ जाता है। तो आईवीआर कॉल आने के बाद मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल वो नंबर वहां पे केबीसी के नाम से होता है, मुझे यकीन ही नहीं होता है कि मुझे फोन ओरिजिनल आया है, जैसे कि सबके साथ होता होगा। क्योंकि बहुत सारे फेक कॉल्स भी आते हैं और कॉल आया, मुझे क्वेश्चंस पूछे गए।
वो क्वेश्चंस का मैंने सही से आंसर दिया, और आंसर देने के बाद जब कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आंसर दिए, थर्ड आंसर मैं नहीं दे पाया, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, तो मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी कि मेरे को मौका मिला था और मुझे नहीं हो पाया ये। फिर उसके बाद क्या हुआ कि शाम को मुझे फिर से कॉल आता है, सेकंड कॉल आने के बाद मैंने फिर से सबके आंसर्स, सभी क्वेश्चन जो चेंज हो चुके थे उनके आंसर्स दिए, और नेक्स्ट आंसर देने के बाद मुझे यही था, मैसेज भी आया कि अगर आप नेक्स्ट राउंड में सिलेक्ट होते हैं तो आपको जरूर ऑडिशन के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि उसके बहुत सारे लेवल्स हैं। तो सेकंड लेवल यही था कि ऑडिशंस के लिए सिलेक्ट करना। तो जब मुझे ऑडिशन का भी 2-3 दिन के बाद मैसेज आता है, तब मुझे कहीं जाके यकीन हुआ कि ये बिल्कुल सच है और मतलब मेरा सपना पूरा हो सकता है। और फिर मैंने कुछ अपने जो फ्रेंड्स थे या कलीग्स थे उनसे डिस्कस करके उनको बताया, तो उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट ही किया कि नहीं, जरूर हो सकता है तुम्हारा, जरूर हो सकता है, तुम में कैलिबर है, और सपने देखने से सपने सच होते हैं। सबने मुझे सपोर्ट किया और फाइनली वो बहुत सारे लेवल्स मैंने धीरे धीरे क्रॉस कर पाया। तो सर, जैसे कि उस फोन कॉल से आपके ड्रीम का पूरे होने की शुरुआत हुई, क्या नर्वसनेस भी आई आपके कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां पे जाके आपने रिप्रेजेंट करना था जम्मू को, तो उस टाइम पे नर्वसनेस थी? बिल्कुल मैम, नर्वसनेस, टू बी वेरी फ्रैंक, हर एक काम में, जैसे हम कोई भी काम करते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को जो अपने लेवल से उठ के कुछ नेक्स्ट चीज कर रहा हो अचीव, तो उसको वहां पे नर्वसनेस फेस करनी ही पड़ती है। तो नर्वस मैं हुआ, बट मुझे कॉन्फिडेंस भी था, बिकॉज कि उसके साथ साथ जब मैंने ऑडिशन लेवल क्रॉस कर लिया, उसके बाद मेरा पर्सनल इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होना था, और पर्सनल इंटरव्यू जो सोनी टीवी के मेन 3 डायरेक्टर्स हैं वो उसका पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं। और जिस तरह हम अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, सेम टू सेम कोविड टाइम था, 2020 में मैं गया था, और कोविड टाइम में सेम टू सेम इसी तरह वर्चुअल पर्सनल इंटरव्यू हुआ था विद 3 पैनल। एंड उन सभी के साथ जब मेरा इंटरव्यू हुआ, जब मैंने अपनी लाइफ जर्नी उनके साथ शेयर की, और जो भी मेरे थॉट्स थे, मैं क्यों केबीसी में आना चाहता हूँ, केबीसी कितना बड़ा शो है, मेरे लिए कितना मीन करता है, वो सब जब मैंने उनसे डिस्कस किया, तो फिर वो काफी ज्यादा इम्प्रेस थे मुझसे। तो मुझे ऐसा लगा था कि मुझे कॉल आ सकता है, मतलब पूरा श्योर नहीं था बट कॉल आ सकता है, क्योंकि उसके बाद भी रिजेक्शन का बहुत ज्यादा लेवल होता है। तो लेकिन 2-3 महीने मैंने पर्सनल इंटरव्यू के बाद वेट किया है और स्टडी की। जब बैंक से मैं वापस आता था तो बैंक मेरा ऑफ होता था 6 बजे या 7 बजे, 8 बजे। उसके बाद भी मैं रात को 12-1 बजे तक पढ़ता रहता था, इसी होप में कि चलो इस साल नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर होगा, नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, उसके नेक्स्ट ईयर होगा। तो इसलिए मैं वो जो स्टडी करता था, मुझे पता था वो कभी भी फेल नहीं जाएगी, खाली कोई चीज जाती नहीं है। वो मेरा एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रहता है, तो वही पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो मुझे वहां तक ले गया और फाइनली वो मेरा अचीव हुआ। तो सर, जब आप हॉट सीट पे बैठे थे द लेजेंड अमिताभ बच्चन के सामने, तो वो फीलिंग कैसी थी? मैम वो फीलिंग इज जस्ट लाइक अनएक्सप्रेसिबल है, अभी भी उस चीज को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता वर्ड्स में। क्योंकि जब तक फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के जो कंटेस्टेंट्स बैठे होते हैं, आई वॉज द 5th कंटेस्टेंट टू क्लियर दैट। हर बार मैं सेकंड रह रहा था, हर बार किसी ना किसी, क्योंकि उसमें स्पीड बहुत मैटर करती है। अब नॉलेज सबको है, सभी वहां पे नॉलेज के दम पर पहुंचे हैं, बट स्पीड मैटर करेगी, और स्पीड के दौरान ही आप उसमें क्लियर कर पाओगे। तो मैं जब फर्स्ट डे वहां शूट पे बैठा रहा, सेकेंड डे बैठा रहा, मेरा नहीं क्लियर हुआ, तो मुझे बहुत ज्यादा नर्वसनेस भी हो रही थी, फियर भी हो रहा था कि क्या पता मैं यहाँ आकर आगे तक ना पहुंच पाऊं। लेकिन जब वो जर्नी, मतलब जैसे मेरा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट क्लियर हुआ और सर ने जब मेरा नाम और जम्मू का नाम, बिश्नाह का नाम लिया, तो दैट मोमेंट वाज लाइक प्राइसलेस मोमेंट, जो मेरी जिंदगी में मुझे हमेशा याद रहेगा। और वो वर्ड्स, मेरा नाम जो सर ने बोला और मुझे वहां हॉट सीट पर इनवाइट किया, वो मेरी जिंदगी में हमेशा कान में गूंजता रहेगा, और बहुत ही अनएक्सप्रेसिबल मोमेंट था जो मैं अभी भी बता नहीं सकता हूँ। और फिर वहां पे सर के पास पहुंच के पैर को हाथ लगाना, जो भी मेरा जेस्चर था, वो पूरे ट्रू हार्टेडली मेरा निकला, और मतलब बहुत ही मैं कहूंगा कि एक माइलस्टोन अचीवमेंट मोमेंट था मेरी जिंदगी में, उनके सामने बैठना, स्क्रीन शेयर करना, उनसे बात करना, और उनका मेरा नाम लेना अपने मुंह से। तो सर, ऑनलाइन जैसे हमें ऑन स्क्रीन तो आपकी सारी कन्वर्सेशन हमने देखी थी, बट ऑफ स्टेज आपकी कोई कन्वर्सेशन हुई है सर के साथ, या कोई किस्सा आप सुनाना चाहे तो? जी मैम, बहुत बहुत सारी हुई। जब क्लियर नहीं हो रहा था राउंड, तो एक्चुअली मेरे पीसी में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो सर बिल्कुल अपने वहां पे कंटेस्टेंट से पर्सनली बात करते हैं कि कम ऑन होगा, जरूर होगा। मेरा पीसी भी खराब हो गया था, एंड ही वाज लाइक, जो वो ऑन कैमरा है वही वो ऑफ कैमरा है। ही वाज क्रैकिंग, जो कि मतलब जैसे वो बोलते हैं भाई साहब करके करते हैं,
उन्होंने यही मुझे मतलब मेरे सामने बोला कि भाई साहब इसका कुछ उड़ गया है, क्योंकि वो कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा था। तो वैसे ही वो जोक क्रैक करते हैं और हौसला अफजाई करते रहते हैं जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं कि आपका भी नंबर आएगा और अच्छे से कोशिश कीजिए, जरूर होगा और हताश होने की जरूरत नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ इंस्पायर मोटिवेट वो करते ही रहते हैं। और बहुत सारी बातें हुई इवन इफ कि जब मैंने खेल लिया उसके बाद भी उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा प्रेज किया कि यू प्लेड वेरी वेल, और मतलब मेरी तुम्हारी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। एंड इवन इफ कि जब उसके बाद जब हमारा ये पूरा शो शूट हो जाता है, उसके बाद डिनर जो लंच होता है, लंच वहीं पे होता है, वो उनके साथ ही होता है, उस टाइम भी इंटरेक्शन होता है। वो इंटरेक्शन हुआ और इवन इफ कि मैंने सर को ये भी बोला कि कभी ना कभी मैं उनके जलसा में भी जरूर जाऊंगा और जरूर उनसे एक बार मिलना चाहूंगा। तो ये आपके लिए ड्रीम कम ट्रू हो गया मोमेंट। तो बिल्कुल सर के बिल्कुल। साथ तो हमने वैसे भी काफी आपकी पिक्चर्स भी देखी हैं ऑनलाइन। तो आप जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जा रहे थे, आप 25 लाख तक भी पहुंचे, तो हाँ जी कैसे जी। कैसे नर्वसनेस बढ़ती जाती है उस टाइम पे, और ऊपर से सर सामने हो एंड आप हॉट सीट पे बैठे हो, तो उस चीज को आपने मैनेज कैसे किया, क्योंकि उस टाइम पे काफी ज्यादा प्रेशर हो जाता है। बिल्कुल मैम, नर्वसनेस का ये है कि नर्वसनेस मुझे हो रही थी धीरे धीरे, बट सर के सामने बैठा था और मुझे सिर्फ और सिर्फ उनके फेस की तरफ मैं देख रहा था। और जो क्वेश्चंस आ रहे थे मैं उसको जिस टाइप की मेरी नॉलेज थी, जो भी मेरा एलिमिनेशन का टेक्निक था, जो भी मेरी अपनी जो भी पढ़ा हुआ था, मैंने उस बेस पे मैं क्वेश्चंस को कर रहा था पार। लेकिन साथ ही साथ सर जो भी कंटेस्टेंट सामने बैठे होते हैं उसकी लाइफ जर्नी भी साथ साथ क्वेश्चंस पुट करते रहते हैं, और वही चीज मेन जो है आपको सर के साथ कंफर्टेबल फील कराने के लिए या इजी फील कराने में हेल्प करती है। इवन इफ की जब शूटिंग रुकती है ऑफ कैमरा भी वो वॉशरूम से लेकर पानी से लेकर हर एक चीज पूछने से लेकर इतना ज्यादा मतलब पोलाइट होकर और इतना हम्बल होकर कंटेस्टेंट से बात करते हैं कि अपने आप कंफर्टेबल इंसान फील करने लग जाता है। और इंसान फील करता है कि लाइफ में कुछ मैंने अचीव किया, जो इतनी बड़ी शख्सियत इस तरह से मेरा नाम ले रही है और इस तरह से मतलब हमसे मतलब जो रूबरू हो रही है, और वही चीज इंसान को कंफर्टेबल फील कराती है। और वही स्टेप बाय स्टेप जब क्वेश्चन मेरे क्लियर होते गए तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा थोड़ा मेरा इंक्रीज होता गया, और इसी तरह मैंने अपने सारे जितने भी क्वेश्चंस थे उन राउंड्स को क्लियर किया। तो सर जैसे केबीसी जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें जनरल नॉलेज बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपको हाँ स्टार्टिंग से जी। ही जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट था, या आपका इंटरेस्ट केबीसी में था इसलिए आपका जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट था? मैम एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट जनरल नॉलेज में पहले से भी था, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट जो मुझे था कि मुझे किसी तरह भी जॉब करनी है, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने हैं, तो मैं उसकी स्टडी बहुत देर से कर रहा था। एंड इवन इफ की मेरे नंबर ऑफ एग्जाम्स बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स में क्लियर भी हुए, इवन इफ की असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जॉब बड़े सारे क्लियर हुए, तो मेरी जनरल नॉलेज वहां से अच्छी हो गई थी। और इवन इफ की केबीसी का भी मुझे कहीं ना कहीं क्रेज था कि एक दिन उसमें भी जाऊंगा, अगर ये नहीं हो पाया तो वो जरूर होगा। तो होप के साथ इंसान जिंदगी में कुछ ना कुछ करता रहता है, वही होप थी। और उसी होप की वजह से मैं अपनी जनरल नॉलेज की जो अभी भी इंक्रीज करता रहता हूँ, बिकॉज उसके बाद भी मैं एक दो शोज में बीइंग बहुत सारे राउंड्स तक जा चुका हूँ, बट अभी ट्राई कर रहा हूँ। और भी रणवीर सिंह का भी एक शो आया था, उसमें भी ट्राई कर रहा हूँ। और मैं आगे भी चाहूंगा कि जनरल नॉलेज जो होती है वो एक ऐसा समंदर है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। उसको जितना आप ज्यादा बढ़ाते जाएंगे उतना वो आपके काम आती जाएगी। तो आपने आगे रणवीर सर की कोई शो का भी जिक्र किया, उसके बारे में थोड़ा बताएं हमारी ऑडियंस को। एक्चुअली मैम वो मैंने अभी तक किसी को जिक्र किया नहीं है, बिकॉज वो शो में मैं जस्ट एज ए पर्सनल इंटरव्यू तक मैं उसमें गया हुआ हूँ। एंड उस शो में जाकर मैंने बहुत मतलब सीखा उसमें भी, क्योंकि वो तो अभी नया शो है, अभी इतना पॉपुलर भी नहीं है। एंड क्विज विद पिक्चर है, तो उसमें मैंने जस्ट पर्सनल इंटरव्यू राउंड तक मैं उसमें क्लियर हुआ हूँ। और अभी देखते हैं अगर नेक्स्ट ईयर वो शो आता है या उसके आगे आता है तो मैं उसमें और भी आगे कोशिश करूंगा। तो जैसे आप बता रहे थे, जब आपकी सिलेक्शन हुई तब आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे थे, तो कितना मुश्किल रहा आपके लिए, क्योंकि बिल्कुल। वहां पे भी आपको टाइम अपना प्रिपरेशन में भी देना था एंड वहां पे मुंबई में आपको जाना भी पड़ा। तो उस टाइम पे आपको सपोर्ट किसने किया? बिल्कुल मैम, सपोर्ट मेरे जो कलीग्स थे, जो मेरे मैनेजर्स थे, उनका बहुत ज्यादा रहा है। और साथ ही साथ सब सपोर्ट सपोर्ट उन सबका रहा है, और मेरे बैंक का भी बहुत सपोर्ट रहा है, जिसमें मतलब उनको पता था कि इसकी मतलब कोई ना कोई प्रिपरेशन चल रही है, जो मेरे सिर्फ मैनेजर एंड कलीग को पता था। तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, काफी किया, टाइम भी दिया मुझे। एंड इवन इफ कि मैं लीव्स भी लेता था तो कोई ऐसा ज्यादा मतलब मेरे पे प्रेशर नहीं था। लेकिन हाँ, बैंक की जॉब आपको पता है कि वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी है, रोज आना जरूरी है। बट द थिंग इज, द मेन थिंग जो मुझे किक करती थी वो हमेशा यही था, वो मेरा पैशन था कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा लाइफ में डिफरेंट करना ही करना है जो मुझे
भीड़ से थोड़ा अलग कर दे। तो बस उसलिए मैं अपना पैशन को लेकर पूरा कोशिश करता रहता था, और हमेशा मतलब कि बैंक के बाद भी जितना टाइम मैं दे सकूं अपने इस केबीसी के पैशन को, सपने को, वो मैं देता था। और फाइनली वो मेरा जितना भी पैशन, जो भी मेरा हार्डवर्क था, वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो गया। तो सर आपने 25 लाख जीते हैं केबीसी में, तो बीइंग अ बैंकर आपने उसका कैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया? जो मेरा मनी मिला मुझे, वो मैंने जैसे शो में बताया था कि मैं अपने फैमिली के लिए एक घर बनाना चाहता हूँ, तो मेरा घर अभी एक कंप्लीट हो रहा है। तो मैंने वो पैसा थोड़ा घर में यूज किया है, और बाकी पैसा थोड़ा बहुत सेविंग जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की है। दैट्स इट, मेरा यही पे यूज हुआ है वो। तो सर अब जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज? जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जो आपके व्यूअर्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स जो इंस्टाग्राम लाइव देख रहे हैं, उन सबको मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि सबसे पहले तो अपने जो ड्रीम्स होते हैं उनको देखना शुरू करो, उनको बिलीव करना शुरू करो, बिकॉज ड्रीम्स हैं, देखोगे बिलीव करोगे तो ही वो पूरे होंगे। और उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि सिर्फ देखना और बिलीव करना नहीं, हार्डवर्क इज द मेन लास्ट की, जो आपके उस ताले को खोल सकती है। अगर आप हार्डवर्क किसी भी चीज के लिए करोगे तो वो वाला जो तिजोरी का ताला है वो खुल के रहेगा, चाहे वो केबीसी का हो या आपकी लाइफ का कोई भी मोटिव हो, वो पूरा होके ही रहेगा। एंड इवन इफ कि मैं जितने व्यूअर्स हैं उन सबको बता देता हूँ कि अभी भी अगर कोई मेरी तरह केबीसी में जाना चाहता है, तो अभी भी केबीसी के जो रजिस्ट्रेशन हैं इस साल के वो ओपन है। एंड बहुत सारे मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी आप देख सकते हैं, उसमें बहुत सारी वीडियोस भी हैं। एंड इवन इफ कि जो जो इस वक्त जाना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू अपने आंसर्स दे सकते हैं। ऑडिशंस की कॉल्स आ रही हैं, आईवीआर कॉल स्टार्ट हो चुकी हैं, और सब कोशिश कर सकते हैं और अपनी किस्मत का ताला खोल सकते हैं। थैंक यू सर। और जितनी भी ऑडियंस हमें देख रही है जो जाना चाहती है करोड़पति में, प्लीज सर को फॉलो करें। तो सर थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना इतना वैल्यूएबल टाइम दिया और हमें ज्वाइन करने के लिए। Thank you very much, ma'am. Thank you very, very much for giving me this opportunity to be on your Instagram live. Thank you very much. थैंक यू सो मच।